कि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती क्या हैं और इनको बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। बेसिक आर्ग्यूमेंट ये है कि पार्लियामेंट लंबी चौड़ी बॉडी है और इसमें बैठे हुए लोग नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको चुनाव लड़के जीतना आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस मैटर से, जिस डिपार्टमेंट से, जिस मिनिस्ट्री से वो डील कर रहे हैं उससे रिलेटेड नेसेसरी एक्सपर्टीज़, उससे रिलेटेड नेसेसरी नॉलेज इन पॉलिटिशियंस के पास में हो। जनरली होती ही नहीं है, क्योंकि इनको चुनाव लड़ना आता है, ये बेचारे एक्सपर्ट्स थोड़ी हैं। अब इतनी दुनिया बदल रही है, साइंस एंड टेक बदल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं हम, ह्यूमन बिहेवियर बदल रहा है, ह्यूमन इंटेलेक्ट बदल रहा है। इस बदलते मॉडर्न टाइम्स में दो ही तरीके हैं, या तो पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों जिनके पास में नेसेसरी एक्सपर्टीज़ हो, या फिर इन पॉलिटिशियंस को नेसेसरी एक्सपर्ट्स प्रोवाइड कर दिए जाए। फॉर एग्जाम्पल, पिछले कुछ दिनों में हम बात कर रहे थे सेम सेक्स कपल मैरिज के बारे में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया उस पर, लेकिन फ्यूचर में कभी इन लोगों को राइट्स देने की बारी आई तो ये पता करना कि कितने राइट्स देने हैं, क्यों देने हैं, इसका सोसाइटी पे पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा, नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा, उसकी इन डेप्थ जानकारी पॉलिटिशियंस के पास में, लॉ मेकर्स के पास में होनी ही होनी चाहिए। अब वो जानकारी कहाँ से आएगी? एक्सपर्ट देंगे उसको, कोई पॉलिटिशियन को कोई एक्सपर्ट असिस्ट करेगा तब वो जानकारी आएगी। और सिर्फ सेम सेक्स कपल मैरिज क्यों, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, साइंस एंड टेक बदल रहा है। हम वन नेशन वन इलेक्शन की बातचीत करते हैं, अब उस वन नेशन वन इलेक्शन बड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यू है, उसकी इन डेप्थ जानकारी किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, करेंगे तो क्या दिक्कतें आएंगी, क्या फ़ायदे होंगे, नहीं करेंगे तो क्या दिक्कतें, क्या फ़ायदे हैं, उसकी पूरी इन डेप्थ जानकारी किसी एक पॉलिटिशियन के पास में होना अपने आप में चैलेंज है। इस पार्लियामेंट के कामकाज को, इन पॉलिटिशियंस के कामकाज को असिस्ट करने के लिए फॉर्म की जाती हैं कमेटीज़। यही सब लिखा हुआ है। पार्लियामेंट नाइदर हैज एडुकेट टाइम नॉर नेसेसरी एक्सपर्टीज। ना तो टाइम है पार्लियामेंट के पास में उतना, पूरे देश से, दुनिया से डील कर रहे हैं, और ना नेसेसरी एक्सपर्टीज है। और जो काम है पार्लियामेंट का, इट इज़ वेरीड, कॉम्प्लेक्स एंड वॉल्यूमिनस। और इस कामकाज में हेल्प करने के लिए फॉर्म की जाती हैं कमेटीज। देयर आर नंबर ऑफ कमेटीज टू असिस्ट द पार्लियामेंट इन इट्स ड्यूटीज। एक बात तो ये कि पार्लियामेंट्री कमेटीज को फॉर्म करने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज पार्लियामेंट में जो नेता बैठा हुआ है वो पॉलिटिशियन है, उसके पास में एक्सपर्टीज नहीं है, और पार्लियामेंट के पास में बहुत सारे काम है, इतना टाइम भी नहीं है। तो पार्लियामेंट को, पॉलिटिशियंस को हेल्प करने के लिए कमेटीज बनाई जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इन कमेटीज का मेंशन कई जगह पे किया गया है, मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बताया हुआ है पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में, लेकिन विदाउट एनी स्पेसिफिक प्रोविजंस कि इन कमेटीज का कंपोजिशन क्या होगा, टेन्योर क्या होगा, फंक्शंस क्या होंगे, उसकी कोई भी बातचीत कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई। हालांकि ये मेंशन्ड है कि पार्लियामेंट्री कमेटीज नाम की चीज होनी चाहिए, ये बताया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उससे रिलेटेड फंक्शंस, टेन्योर, कंपोजिशन, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं की गई है। उससे कौन डील करता है? उससे डील करते हैं रूल्स ऑफ द हाउसेस। रूल्स ऑफ द हाउसेस में बताया गया है कि कौन सी कमेटी का क्या फंक्शन, क्या टेन्योर, क्या कंपोजिशन। कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी तब कहलाती है जब वो इन 4 कंडीशंस को फुलफिल करे। और 4 कंडीशंस क्या है? कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस। पार्लियामेंट्री कमेटी के जो भी मेंबर्स हैं उनको हाउस या तो अपॉइंट करेगा या हाउस इलेक्ट करेगा, या फिर दे आर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और द चेयरमैन। लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन उनको नॉमिनेट करेंगे, या तो हाउस अपॉइंट कर देगा या फिर इलेक्ट कर लेगा, या फिर स्पीकर और चेयरमैन उनको नॉमिनेट करेंगे। दूसरा, पार्लियामेंट्री कमेटीज वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर और द चेयरमैन। लोकसभा में स्पीकर के डायरेक्शन के अंडर काम करते हैं, स्पीकर बताते हैं कि आपको कब मिलना है, आपका क्या फंक्शन है, आपका क्या कामकाज है, और राज्यसभा में चेयरमैन बताते हैं। ये जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं ये इन डेप्थ स्टडी करते हैं, जानकारी लेते हैं और अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, और उस रिपोर्ट को दीज पार्लियामेंट्री कमेटीज प्रेजेंट्स देयर रिपोर्ट टू दी हाउस। उस रिपोर्ट को या तो हाउस के सामने डायरेक्टली रख देंगे, या फिर स्पीकर को दे देंगे लोकसभा में, चेयरमैन को दे देंगे राज्यसभा में। और फाइनली पार्लियामेंट्री कमेटीज को एक सेक्रेटरीट प्रोवाइड किया जाता है लोकसभा या फिर राज्यसभा के द्वारा। मतलब लोकसभा की अगर कमेटी है तो लोकसभा प्रोवाइड करेगी, राज्यसभा की अगर कमेटी है तो राज्यसभा सेक्रेटरीट प्रोवाइड करेगी। और इस सेक्रेटरीट की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये सिर्फ एक ऑफिस नहीं है, इसमें एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, इसमें पढ़े लिखे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, इसमें वो लोग बैठे हुए हैं जो कि उस इश्यू पे इस कमेटी के मेंबर्स को नेसेसरी जानकारी देंगे, इन डेप्थ जानकारी देंगे, रेलेवेंट पेपर्स को प्रोड्यूस करेंगे, बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और ये जब 4 कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो उसे अपन बोल देते हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज। इसी चैप्टर में आगे चलते हुए अपन एक टर्म पढ़ेंगे, कंसल्टेटिव कमेटीज। ये भी कमेटीज होती हैं और इसमें भी पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट्री कमेटीज नहीं होती हैं बिकॉज ये इन 4 कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती हैं। अपन पढ़ेंगे आगे चलते हुए, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो कि कंसल्टेटिव कमेटीज आर नॉट पार्लियामेंट्री कमेटीज। बेसिक बातचीत,
क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि पार्लियामेंट के पास में टाइम नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में इनका मेंशन है, लेकिन इनके स्पेसिफिक प्रोविजंस की बातचीत नहीं की गई है। स्पेसिफिक प्रोविजन से कौन डील करता है? रूल्स ऑफ द हाउस। और पार्लियामेंट्री कमेटी को कमेटी कहना है तो 4 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगे। एक तो या तो इनको हाउस अपॉइंट करेगा, इलेक्ट करेगा, या फिर स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। दूसरा, ये काम करते हैं अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर और द चेयरमैन। जो भी रिपोर्ट है उसको प्रिपेयर करेंगे और उसको हाउस के सामने रखेंगे या स्पीकर चेयरमैन के सामने रख देंगे। इनको सेक्रेटरीट प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें सिर्फ ऑफिस नहीं है, ऑफिसर्स भी हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स भी हैं जो कि उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी रखते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट्री कमेटीज को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होती है स्टैंडिंग कमेटीज। स्टैंडिंग कमेटीज बेसिकली आर परमानेंट इन नेचर, मतलब ये हमेशा रहती ही रहती हैं। दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर और पीरियडिकली, हर साल के बाद या एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद इनको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता रहता है, और ये होती है परमानेंट इन नेचर। दूसरी होती है एडहॉक कमेटीज। दे आर टेम्परेरी इन नेचर, मतलब कोई स्पेशल पर्पस है, कोई स्पेशल काम है, उसके लिए एडहॉक कमेटी का गठन किया जाएगा और जैसे ही वो काम खत्म हो जाएगा एडहॉक कमेटी भी खत्म हो जाएगी। स्टैंडिंग कमेटीज आर परमानेंट इन नेचर, एडहॉक कमेटीज आर टेम्परेरी इन नेचर। स्टैंडिंग कमेटीज को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। उनके कामकाज के बेसिस पे स्टैंडिंग कमेटीज को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होती है फाइनेंशियल कमेटीज, बेहद इंपॉर्टेंट कमेटीज। फाइनेंशियल कमेटीज के अंडर 3 कमेटीज हैं। एक है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, बेहद इंपॉर्टेंट कमेटी है। दूसरी है एस्टिमेट्स कमेटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटीज। और तीसरी है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल कमेटीज, 3 कमेटीज फाइनेंशियल कमेटीज के अंडर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। दूसरी होती है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज, और ये 24 हैं इन नंबर, मतलब 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज हैं। अब एक एक करके सारी 24 तो याद होंगी नहीं और करनी भी नहीं है। इस चैप्टर को पढ़ते हुए ये चीज़ ध्यान में रखो कि बहुत सारी कमेटीज हैं। अब उन बहुत सारी कमेटीज की एक एक चीज़ आप याद नहीं रख सकते हो और ज़रूरत भी नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं है, लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज़ में रही हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे फाइनेंशियल कमेटीज़, इन तीनों कमेटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनका काम क्या है, इनका कंपोजिशन क्या है, इनका टेन्योर क्या है। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज 24 हैं, एक एक आप याद नहीं रख सकते हो, लेकिन हाँ इन जनरल इनका कंपोजिशन क्या है, इन जनरल इनका फंक्शन क्या है, इन जनरल इनका टेन्योर क्या है, वो जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। अपन पढ़ेंगे इसके बारे में आगे कि इन जनरल कंपोजिशन होता है कि 31 मेंबर्स होते हैं, 21 जो है वो लोकसभा से आते हैं, 10 जो है वो राज्यसभा से आते हैं। ये सारी चीज़ें अपन आगे चलते हुए पढ़ेंगे। इन फाइनेंशियल कमेटीज़ के बारे में अपन अगले सेशंस में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक ब्रॉड कैटेगरी में स्टैंडिंग कमेटीज को डिवाइड किया जाता है और बोल दिया जाता है अदर स्टैंडिंग कमेटीज। इन अदर स्टैंडिंग कमेटीज में कौन कौन सी आती हैं? कमेटीज टू इंक्वायर। कमेटीज टू इंक्वायर में 3 कमेटीज हैं, कमेटी ऑन पेटिशंस, कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस, एथिक्स कमेटी। कमेटी ऑन पेटिशंस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एथिक्स कमेटी भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस थोड़ा रहती है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, रिलेटिवली इंपॉर्टेंट। हालांकि मैं अगर इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि एब्सोल्युटली ट्रू है, यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन पिछले कई सालों में जो कमेटीज थोड़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं, थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आती हैं, उनको मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। बाकी अगर सारा याद हो जाए तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर चौथा है कमेटीज टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेज, कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमेटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससीज एंड एसटीज, कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिसेज ऑफ प्रॉफिट। इसमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है वो है कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेज। इसके बारे में थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, बाकी सारी चीज़ें तो उतनी है। ढंग से पढ़ने का मतलब ये नहीं कि गूगल करने बैठ जाओ, सिर्फ उतना पढ़ लो जितना बुक में दिया हुआ है, बाकी तो सफिशिएंट है। इसके अलावा 5वां क्लासिफिकेशन है कमेटीज रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है रूल्स कमेटी, और तीसरी फिर कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रेजोल्यूशंस, कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम सिटिंग्स ऑफ द हाउस। 6वां क्लासिफिकेशन है हाउस कीपिंग कमेटीज और सर्विस कमेटीज। बेसिकली मेंबर्स को जो सर्विसेज दी जाती हैं, जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उनसे डील करती है ये वाली कमेटीज़। इनमें एक है जनरल पर्पसेस कमेटी, दूसरी हाउस कमेटी, तीसरी लाइब्रेरी कमेटी और चौथी जॉइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स। इन चारों में से जो थोड़ी रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है वो है जनरल पर्पसेस कमेटी, बाकी तीनों नॉर्मल ही हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि एक एक कमेटी आपको याद नहीं रहेगी, आपको करनी भी नहीं है। बेसिक एसेंस समझना है कि इन कमेटीज़ का काम क्या है और कैसे ऑपरेट करती हैं ये। और जो रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ ये हैं फाइनेंशियल कमेटीज़, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़। इसके अलावा कमेटी ऑन प्रिविलेजेस देख लेना थोड़ा,
कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस देख लेना थोड़ा, और थोड़ा सा देख लेना जनरल पर्पस कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी। कुछ बड़ा बड़ा है नहीं, किताब अगर खोल के देखोगे तो पता चलेगा, 2-2 3-3 लाइनें लिखी हुई हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बेसिक के कितने मेंबर्स हैं, क्या कंपोजिशन है, किसी एक आध का काम दे रखा है तो एक आध फंक्शन, वो याद रख लेना, कहीं कोट कर दोगे पेपर में तो थोड़ा ठीक रहेगा। ये स्टैंडिंग कमेटीज। इसके बाद आती है एडहॉक कमेटीज, टेम्परेरी इन नेचर, टाइम टू टाइम इनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, कोई स्पेशल पर्पस है, कोई स्पेशल काम है, उसके लिए एडहॉक कमेटी को फॉर्म कर दिया जाएगा। जैसे ही काम खत्म होगा एडहॉक कमेटी भी खत्म हो जाएगी। इनको भी 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, एक होती है इंक्वायरी कमेटीज और दूसरी होती है एडवाइजरी कमेटीज। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? इंक्वायरी कमेटीज, एक बात तो ये कि दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, एडहॉक कमेटी है तो टाइम टू टाइम तो कॉन्स्टिट्यूट की ही जाएगी। कैसे कॉन्स्टिट्यूट की जाती है? ईदर बाय द 2 हाउसेज ऑन अ मोशन अडॉप्टेड इन दैट बिहाफ, कि इंक्वायरी कमेटी फॉर्म करने के लिए मोशन लेके आओ हाउस में, मोशन अगर अडॉप्ट हो जाएगा तो इंक्वायरी कमेटी फॉर्म कर दी जाएगी। एक तरीका मोशन लेके आओ, और दूसरा बड़ा सिंपल है, लोकसभा में स्पीकर फॉर्म कर सकते हैं और राज्यसभा में चेयरमैन फॉर्म कर सकते हैं। क्यों फॉर्म की जाती हैं, क्यों कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं? टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, कोई स्पेसिफिक काम है, कोई स्पेसिफिक पर्पस है, उसको पढ़ो लिखो जानो और उस पर अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करो। ये काम है इंक्वायरी कमेटीज का। बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं लक्ष्मीकांत में, अपन 3-4 देख लेते हैं। जैसे जो सबसे पहली इंक्वायरी कमेटी फॉर्म की गई वो थी रेलवे कन्वेंशन कमेटी, और इसका बड़ा सिंपल सा काम था, 1949 में फॉर्म की गई। इसका बड़ा सिंपल सा काम था कि रेलवे जो भी पैसा कमाती थी उसमें से कुछ हिस्सा डिविडेंड के तौर पे दिया जाता था जनरल बजट के लिए, मतलब सरकार के लिए। ये डिविडेंड कितना होगा वो डिसाइड करती थी रेलवे कन्वेंशन कमेटी। कमेटी ऑन मैपलेट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एक चलती थी, उससे रिलेटेड कमेटी। कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड ओबीसी क्लासेस के वेलफेयर के लिए कमेटी। कमेटी ऑन इंक्वायर इनटू द इम्प्रॉपर कंडक्ट ऑफ अ मेंबर। बेसिकली इंक्वायरी कमेटीज हैं, टाइम टाइम पे फॉर्म की जाती हैं। 3-4 एग्जाम्पल याद रखो, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। और दूसरी होती है एडवाइजरी कमेटीज, और इनका बड़ा स्पेसिफिक पर्पस है। अपन ने पढ़ा हुआ है बिल्स के बारे में, और जब भी कोई बिल किसी हाउस में लाया जाता है तो उसको 3 स्टेजेस से गुजरना होता है पहले हाउस में। और वो 3 स्टेजेस कौन सी हैं? पहला तो इंट्रोडक्शन वाली स्टेज है, दूसरी स्टेज में 3 सब स्टेजेस होती हैं। एक होती है जनरल डिस्कशन की स्टेज, दूसरी होती है कमेटी स्टेज, और तीसरी होती है कंसीडरेशन स्टेज। ये जो दूसरी सब स्टेज है कमेटी स्टेज, इस कमेटी स्टेज में बिल को या तो सेलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाता है या ज्वाइंट कमेटी को रेफर कर दिया जाता है। सेलेक्ट कमेटी ऐसी कमेटी होती है जो उसी हाउस के मेंबर्स से मिलकर बनी होती है, और ज्वाइंट कमेटी ऐसी कमेटी होती है जिसमें दोनों हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस के मेंबर्स होते हैं। ये बिल को भेजा जा रहा है या तो सेलेक्ट कमेटी के पास में या ज्वाइंट कमेटी के पास में, और इस सेलेक्ट कमेटी का या ज्वाइंट कमेटी का काम क्या है कि इस बिल के ऊपर इन डेप्थ स्टडी करे, जानकारी ले, क्या सही है क्या गलत है, क्या इंप्लीकेशंस हैं, क्या अच्छा हो सकता है क्या बुरा हो सकता है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करे, और उस रिपोर्ट को फिर रखा जाता है दोनों हाउसेस के सामने। तो ये जो ज्वाइंट कमेटी, ये जो सेलेक्ट कमेटी फॉर्म की जाती है किसी भी बिल के लिए, इनको बोलते हैं अपन एडवाइजरी कमेटी। और जैसे ही बिल के ऊपर इनकी रिपोर्ट प्रिपेयर हुई, ये कमेटी भी खत्म हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। दे आर कंसर्न्ड विद बिल्स एंड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय देम इज लेड डाउन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड द डायरेक्शंस बाय द स्पीकर और चेयरमैन। अब ये पता ही है अपने को कि ये बिल के लिए बनाई जाती हैं, और जैसे ही बिल का कामकाज खत्म हुआ, रिपोर्ट प्रिपेयर हुई, ये कमेटीज भी खत्म हो जाती हैं। ये कैसे काम करेंगी उसकी सारी जानकारी रूल्स ऑफ प्रोसीजर में दे रखी है। देखो, सेलेक्ट कमेटी के लिए तो बड़ा सिंपल है, उसी हाउस के मेंबर से मिलकर बनी होती है, और हाउस ने अगर ये डिसाइड किया है कमेटी स्टेज में, मतलब जो जनरल डिस्कशन की स्टेज है उसमें, कि हम सेलेक्ट कमेटी के पास में भेज रहे हैं, तो फिर उसी हाउस के मेंबर्स मिलकर बना लेते हैं सेलेक्ट कमेटी, हाउस अपने आप बना लेता है। लेकिन अगर ज्वाइंट कमेटी डिसाइड हुई है तो फिर होगा ये कि जिस हाउस में ये डिसाइड हुआ कि हम ज्वाइंट कमेटी के पास में भेज रहे हैं, वो हाउस बताएगा कि देखो साहब ये बिल लेकर आए हम, और इस पर हम चाह रहे हैं कि ज्वाइंट कमेटी डिस्कशन करे, रिपोर्ट प्रिपेयर करे, आप अपने हाउस से कुछ लोगों को भेज दो और कमेटी का हिस्सा बना दो। तो वो हाउस अपने कुछ गिने चुने मेंबर्स को उस कमेटी का हिस्सा बना देता है, और पूरे दोनों हाउसेस की कमेटी बैठती है, उस पर रिपोर्ट प्रिपेयर करती है, और फिर देखा जाता है कि आगे कैसे प्रोसीड किया जाएगा। बाकी तो फिर आगे का पता ही है कि बिल कैसे पास होता है। और ये बात हुई अपनी कमेटीज़ के बारे में। इसमें यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।